नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रश्न का जवाब दे देता हूं, जो प्रश्न अभी आप लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, और वो प्रश्न ये है कि ये बदलाव क्यों। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि जरूरी है बदलाव कि बना रहे आप लोगों का मेरे प्रति लगाव। तो बच्चों मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगातार मेरे वीडियोस को देखें, सारे के सारे क्लास अटेंड करें। इस वजह से ये छोटा छोटा तड़का वीडियो के दौरान लगाना जरूरी बन पड़ता है। तो अब कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि आप लोगों को एक रूटीन बनाना है, और उस रूटीन के अंतर्गत प्रतिदिन एक नियत समय पर वीडियो लेक्चर को देखना है और अपना नोट्स तैयार करना है। ड्यूरिंग वॉचिंग द वीडियो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो, पॉज नहीं कर सकते हो। पॉज सिर्फ एक परिस्थिति में आप लोग कर सकते हो, जब आप लोग नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो वीडियो के स्पीड की वजह से। और साथ ही साथ जितना देर का वीडियो लेक्चर है, उस दौरान आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके बैठो कि उस दौरान आप लोग एक बार भी ना उठो। अब हम लोग इस वीडियो पर आते हैं। आप लोग अपने कलर्ड पेन और फेयर कॉपी के साथ तैयार रहो और वीडियो की क्वालिटी को इंप्रोवाइज कर लो फ्रॉम द बटन राइट हियर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को मोनोसैकेराइड के बारे में जानना है। मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि इस तरह का कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो सके, मीन्स व्हाट, द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। और मोनोसैकेराइड जो होता है, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या थी? The optically active polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। और उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में से जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसको कि हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सके, उसी को हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब आप लोग हेडिंग देके लिखो मोनोसैकेराइड। इसमें आप लोग फिर से नोट डाउन करके लिख लो कि such type of carbohydrate which exist in its simplest form and cannot be further hydrolyzed are called monosaccharide। अब हम लोग देखते हैं कि मोनोसैकेराइड को किस किस तरह से नाम दिया जाता है। तो ये आप लोग जानो कि किसी भी मोनोसैकेराइड में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना है, तो वहां पर मिनिमम 3 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं बच्चों? 3। अगर उस मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन एटम होगा तो उस मोनोसैकेराइड का नाम बोला जाएगा ट्रायोस। 4 कार्बन एटम होगा टेट्रोस, 5 कार्बन एटम होगा पेंटोस, हेक्सोस वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। तो वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे हम लोग एल्डोज बोलेंगे, और वैसा कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप होगा उसे हम लोग कीटोज बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के संख्या के आधार पर, जैसे कि हम लोग यहां पर टेबल के रूप में दिखाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो सकते हैं बच्चों? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन एटम होगा, तो वहां पर उस तरह के कार्बोहाइड्रेट का नाम, नेम ऑफ मोनोसैकेराइड क्या हो जाएगा बच्चों? नेम ऑफ मोनोसैकेराइड। 3 के लिए क्या नाम रखते हैं हम लोग? ट्रायोस। 4 के लिए हम लोग बच्चों क्या नाम रखते हैं? टेट्रोस। 5 के लिए बच्चों क्या नाम रखते हैं? पेंटोस। 6 के लिए बच्चों क्या नाम रखते हैं? हेक्सोस। और 7 के लिए हम लोग क्या नाम रखेंगे? हेप्टोस। एंड मैनी मोर, 8 वगैरह, इस तरह से भी हम लोग नाम रख सकते हैं। अब हमने यहां पर डिस्कस किया था कि यदि मोनोसैकेराइड विथ एल्डिहाइड ग्रुप, वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा,
उस तरह के मोनोसेक्राइड को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? एल्डोज। ओके, और वैसा मोनोसेक्राइड जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप रहे, यानी कि मोनोसेक्राइड विथ कीटोनिक ग्रुप, इसे हम लोग बच्चों क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम दे देंगे कीटोज। ओके, तो वैसा मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो उसे हम लोग नाम देंगे एल्डोज, वैसा मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोनिक ग्रुप रहेगा उसे हम लोग बच्चों नाम दे देंगे कीटोज। और कार्बन के संख्या के आधार पर तो नाम इस तरह से हम लोग लिखते ही हैं। अब अगर साथ में मिलाकर हम लोग नाम लिखें, वो कैसे नाम लिखते हैं साथ में मिलाकर? जैसे कि यहाँ पर एक अनदर टेबल हम लोग बनाते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोसेक्राइड, यहाँ पर इस कॉलम में हम लोग दर्शा रहे हैं। इस कॉलम में क्या दर्शा रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मोनोसेक्राइड। इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं मोनोसेक्राइड विथ एल्डिहाइड ग्रुप, कि वैसा मोनोसेक्राइड जिसमें कौन सा ग्रुप मौजूद हो बच्चों? एल्डिहाइड। और अब हम लोग लिख रहे हैं मोनोसेक्राइड विथ कीटोनिक ग्रुप, कि कौन सा ग्रुप है बच्चों? उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटोनिक ग्रुप है। तो अब वही बात दोबारा से हम लोग लिख रहे हैं कि 3 कार्बन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सामान्य तौर पर यही 6 तक रहता है, 7 भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो वैसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन एटम है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? ALDO। एल्डिहाइड के लिए एल्डो और 3 के लिए बच्चों क्या नाम हो जाएगा? ट्रायोज। और यदि कीटोनिक ग्रुप रहे वहां पर तो क्या नाम लिखोगे बच्चों? कीटो। और 3 के लिए ट्रायोज। यहाँ पर बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं है, यानी कि ये पूरा नाम है। 4 कार्बन के साथ अगर मौजूद रहे तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? एल्डो टेट्रोज। ओके, और इधर बच्चों क्या नाम देंगे? कीटो टेट्रोज। ये 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोनिक ग्रुप है उसके लिए। 5 कार्बन वाला रहेगा और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या नाम होगा बच्चों? एल्डो पेंटोज। ओके, और ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटो पेंटोज। ओके स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा? एल्डो हेक्सोज। ओके स्टूडेंट, और यहां पर क्या होगा? कीटो हेक्सोज। यहां पर एल्डो 7 कार्बन के लिए बच्चों क्या होगा? हेप्टोज। और यहां 7 के लिए क्या नाम हो जाएगा बच्चों? कीटो हेप्टोज। इट मे बी क्लियर। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को अपने दिमाग में गांठ बांधकर बिठा लेना है, वो ये कि जब हम लोग मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एल्डिहाइड होगा या सिर्फ कीटोनिक ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी तो होना ही है। यानी कि मोनोसेक्राइड वाला जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि एल्डिहाइड ग्रुप भी रहे और कीटोनिक ग्रुप भी रहे। लेकिन हायर कार्बोहाइड्रेट जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या बाकी सारे ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो एक ही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के बीच एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों रह सकता है। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड में सिर्फ एल्डिहाइड हो सकता है या सिर्फ कीटोनिक हो सकता है, दोनों ग्रुप साथ साथ नहीं हो सकता है। और जबकि डाइसेक्राइड यानी कि हायर में मोनो को छोड़ के जो भी है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और पॉलीसेक्राइड की तो बात ही छोड़ दें, उसमें एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों साथ साथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग मोनोसेक्राइड के डेफिनेशन के जस्ट नीचे लिखो पॉइंट पॉइंट करके, ऑन द बेसिस ऑफ, पॉइंट पॉइंट करके लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट, स्लैश देके लिखना मोनोसेक्राइड, स्लैश देके लिखना मोनोसेक्राइड, it may be named as, उसमें इतना लिखना, it may be named as कि 3 रहेगा तो ट्रायोज, 4 रहेगा टेट्रोज, 5 रहेगा पेंटोज, 6 रहेगा हेक्सोज, 7 रहेगा तो हेप्टोज। ये कार्बन के संख्या के नाम पर है। इतना जगह छोड़ो आप लोग,
इतना जगह छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना। इन मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट पॉइंट है, इन मोनोसैकेराइड any one of the aldehyde or ketonic group is present, any one of the aldehyde or ketonic group is present along with one or more hydroxyl group, along with one or more hydroxyl group HYDROXYL हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, साथ में OH ग्रुप भी रहेगा, या तो एक कीटोनिक ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब वहीं पर बेबी डॉट करके लिखना है, वहीं पर बेबी डॉट करके लिखना, यही दो बेबी डॉट है। पहला बेबी डॉट में कि मोनोसैकेराइड विथ एल्डिहाइड ग्रुप, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्डोज। और दूसरे बेबी डॉट में मोनोसैकेराइड विथ कीटोनिक ग्रुप, और वहां पे बेबी डॉट में लिखना है बच्चों कीटोज। ओके, अब आप लोग लिखो, इन दोनों बेबी डॉट के लिखने के बाद अब आप लोग को ये टेबल वहां पर जस्ट इसी के नीचे ये टेबल भी नोट डाउन कर लेना है कि नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, साथ में अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो एल्डोट्रायोज या कीटोट्रायोज, 4 रहेगा तो एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैंने पहले भी समझाया। इसे यहां पर लिख लो और इतना लिखने के बाद फिर से आप पॉइंट करके एग्जाम्पल लिखो। अब बच्चों हम लोग मोनोसैकेराइड्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और आप लोग भी साथ साथ लिखते चले जाओ कि सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग कॉमनली देखते हैं वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं CHO CHOH CH2OH। दिस कंपाउंड हैव कॉमन नेम D-ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग जो अभी तक पढ़े किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखने, उस आधार पर इस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम होना चाहिए आप लोग सोचकर बताओ। इस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHO इज व्हाट, एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, और साथ में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इस कंपाउंड का एक और नाम हो जाएगा 3 के लिए ट्रायोज, और चूंकि एल्डिहाइड है इसलिए इसे हम लोग एल्डोट्रायोज बोलते हैं। और आप लोग ये भी जानो कि ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है या सबसे छोटा मोनोसैकेराइड है। 2 कार्बन का तो मैंने पहले भी बोला मोनोसैकेराइड होता नहीं है, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3, तो 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड ये है जिसे हम लोग D-ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल देते हैं। 3 कार्बन का एक और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है जो कि ये है CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। ओके स्टूडेंट, इस कंपाउंड का नाम जो होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड का जनरल नेम जो होता है दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, या इसका एक और नाम हो सकता है जो अभी हम लोगों ने सीखा, क्योंकि इस वाले कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप है जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हो। ये कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी तो होना ही चाहिए, ये कीटोनिक ग्रुप है। और इस कार्बोहाइड्रेट में कुल मिलाकर 1 2 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों, कीटोट्रायोज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप लोगों के सामने है वो ये है कि CHO COH H COH H और साथ में CH2OH। जैसे कि ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग देखो इस कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम जो होता है दैट इज DERYTHROS, डी-इराइथ्रोज। ओके स्टूडेंट, ये जो है डी-इराइथ्रोज, इसका जनरल नेम जो अभी आप लोगों ने सीखा उस हिसाब से क्या होना चाहिए, चूंकि इस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो तो होगा, और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो एल्डोटेट्रोज। ओके स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, एल्डोटेट्रोज। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि ये वाला है। इस कंपाउंड में आप देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है CHO COHH CHOH CHOH। ओके,
और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया CH2OH। अब आप लोग बताओ कि इस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम होगा। तो ये इस कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम तो डी राइबोज होता है, जो कि आरएनए में मौजूद होता है। आरएनए भी हम लोगों को इसी चैप्टर में आगे चलकर पढ़ना है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है डी राइबोज। और साथ में अगर जनरल नेम अगर हम लोग लिखें, जो कि अभी हम लोगों ने सीखा, उस आधार पर इसका क्या नाम होना चाहिए बच्चों? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या नाम होगा? पेंटोज। और साथ में चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप आप लोगों को नजर आना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम कीटो पेंटोज होगा या एल्डो पेंटोज? इसका नाम होगा एल्डो पेंटोज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि यहां पर CHO साथ में COH H C H OH C OH H, ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अभी बस आप लोग जानो कि ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो इस कंपाउंड का जनरल नेम तो होता है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आप लोग पी के बैठे हो ना, यहाँ पर ग्लूकोज पी कर ही बैठना है बायोमोलिक्यूल पढ़ने। ओके, बिना पिए बैठना भी मत। तो ये डी ग्लूकोज है। और डी ग्लूकोज का जनरल नेम क्या होगा आप लोग सोच के बताओ, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका नाम बच्चों क्या होगा? एल्डो हेक्सोज। ओके स्टूडेंट, इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं और वो एग्जांपल मानकर चलते हैं, ये है CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 C 1 2 3 4 5 CH2OH 6 कार्बन ही है। लेकिन आप लोग देखो इस कंपाउंड में 6 कार्बन के साथ साथ एल्डिहाइड नहीं बल्कि कौन सा ग्रुप है? इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो कीटोनिक ग्रुप होने के वजह से इसे हम लोग क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सोज, लेकिन कीटो हेक्सोज। और आप लोग जानो कि इस कंपाउंड का जनरल नेम यानी कॉमन नेम जो है दैट इज फ्रुक्टोज है। और जनरल नेम बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग? इसका नाम होगा कीटो हेक्सोज। तो बच्चों यहां पर मैंने जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखा है, इन सारे एग्जांपल्स को आप लोग नोट डाउन करो। और इन एग्जाम्पल में एक खासियत है जो आप लोगों को खुशी भी प्रदान करेगा, वो ये है कि आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए आज के आज। जैसे वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो बायोमोलिक्यूल्स का एक ट्रेंड आप लोग दिमाग में रखोगे। इसका कोई न्यूमेरिकल होमवर्क आप लोगों को मिलने नहीं जा रहा है। इसमें अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उन सारे स्ट्रक्चर्स को आप लोग साथ साथ याद करते चले जाओ तो बायोमोलिक्यूल आप लोगों का बेहतर होता चला जाएगा। अदरवाइज वीक बनाना तो आप लोगों के हाथ। इन स्ट्रक्चर्स को याद करने में आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना है कि मैंने जिस साइड H रखा है उधर ही H होना चाहिए और जिस साइड OH रखा है उधर ही OH होना चाहिए। आप लोग उल्टे दिशा में H और OH नहीं रख सकते हो, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर गलत होगा। इवन वो स्ट्रक्चर किसी और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा बजाय कि आप जिस कंपाउंड के लिए वो स्ट्रक्चर लिख रहे हो। इन एग्जाम्पल्स को लिखने के बाद अब आप लोग जानो एक टर्म दैट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? तो 11th में ऑर्गेनिक में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 11th के जिन जिन टॉपिक की जरूरत यहां पर किसी चैप्टर को पढ़ाने में लगेगी, मैं उसे साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा। तो मैं यहां पर कायरल कार्बन को शॉर्ट मैनर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और कायरल कार्बन होता क्या है? सबसे पहली बात कि दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि वो कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4, तो कायरल कार्बन अगर रहेगा तो वो चारों बॉन्ड जो कायरल कार्बन बनाया है तो वो चारों सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अगर कहीं पर कार्बन दिख रहा है कि डबल बॉन्ड बनाए हुए है जैसा कि यहां पर है, तो ये कायरल कार्बन तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि पहला शर्त
कि कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरा बात कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी है कायरल कार्बन की, वो चारों अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये वाला कार्बन जो है, जो कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि ये कार्बन मान लो 4 ग्रुप A, B, C और D से अटैच है, तो आप लोग जानो कि ये चारों ग्रुप अगर एक दूसरे से अलग होगा तो ये वाला जो बीच का कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग नाम दे देंगे बच्चों क्या, दिस विल बिकम कायरल कार्बन, या फिर इसे हम लोग एक और नाम देते हैं एसाइमेट्रिक कार्बन। ओके स्टूडेंट, कि ये कायरल कार्बन कहलाएगा या एसाइमेट्रिक कार्बन। कब? व्हेन the groups A is not equals to B is not equals to C is not equals to D। ओके स्टूडेंट, कि वैसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा यानी कि एसाइमेट्रिक कार्बन होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? तो वैसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर ऑफ द डायरेक्शन में घुमा दे। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है कि वैसा लाइट व्हिच हैव सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड plane polarized light. Ordinary light can be converted into plane polarized light by passing it through a special type of prism called Nicol prism that is made up with calcium carbonate. Okay student, तो plane polarized light को जो सब्सटेंस किसी दिशा में घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमाए तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? लीवो रोटेटरी। तो वैसा सब्सटेंस जिसके सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर ऑफ द डायरेक्शन में, अभी ऐसे है, पास होने के बाद या तो ऐसे हो जाए, यानी कि या तो क्लॉकवाइज रोटेशन मिले या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिले, तो ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद क्लॉकवाइज घूम गया है तो ये सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो ये सब्सटेंस लीवो रोटेटरी कहलाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद कोई रोटेशन ना हो तो ये सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अगर किसी सब्सटेंस में एक कायरल कार्बन हो, यदि किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन हो, देन दिस सब्सटेंस डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये सब्सटेंस पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ना किसी दिशा में घुमाएगा, और जितना घुमाएगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो बेसिक्स है इन चीजों को समझने के लिए। अब आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर। तो कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा था, इसका डेफिनेशन ही शुरुआत में बताता है कि दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दी कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इन इट, और द कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू देम आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कायरल कार्बन होता है। चूंकि कार्बोहाइड्रेट में कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन के मौजूदगी के वजह से ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर बता दूं, एक आध ऐसा एक्सेप्शन भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें ना तो ये कायरल कार्बन है, ना तो ये। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये वाला इकलौता ऐसा एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अदरवाइज जितने भी कार्बोहाइड्रेट, हम लोग मोनोसैकेराइड की बात नहीं कर रहे हैं, सारा डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सबों की बात कर रहे हैं। तो हर एक कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इन इट। ओके, जैसा कि यहाँ पर देख लें कि ये पहला एग्जांपल जो था, इस पहले एग्जांपल में ये वाला तो ऑप्टिकल कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन आप गौर करो, इधर अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है, इसलिए ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है। ओके, यहां पर तो है नहीं। इसमें देखो
कि यहाँ पर ये तो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 है ही नहीं, तो इसमें कायरल कार्बन की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन को देखो, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप। इस कार्बन को देखो, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप। तो यहाँ पर दो दो कायरल कार्बन है। यहाँ पर आप बात करो राइबोज की, तो यहाँ पर ये वाला तो नहीं है कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये कायरल है, क्योंकि ऊपर अलग है, इधर अलग, नीचे अलग। ये वाला कार्बन भी कायरल है, ऊपर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग। ये वाला कार्बन भी कायरल है, क्योंकि इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग और इधर अलग। ओके, यहाँ पर भी आप गौर करो, ये तो कायरल नहीं है, लेकिन ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल। तो यहाँ पर आप गौर कर रहे हो कि हर एक कार्बोहाइड्रेट में एक ना एक कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर के मौजूदगी के वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। एक और बेसिक बात, और वो बेसिक बात ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर of any compound is equals to 2 to the power n. Okay student, what is n? यहाँ पर n क्या है? Here n is equals to number of chiral center. Okay, यहाँ n क्या दर्शा रहा है? chiral center। यानी कि किसी भी कंपाउंड का पूछा जाएगा कितना ऑप्टिकल आइसोमर है, तो आप जवाब दोगे 2 to the power n। n क्या? जितना chiral center है वहां पर। जैसे कि मैं बात करूं ग्लिसरॉल्डिहाइड की, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन होने के वजह से यहां पर कितना ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा इसका? 2 to the power 1 is equals to 2। ओके स्टूडेंट, यहां पर जो इस कंपाउंड का दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा। इसमें तो कायरल सेंटर है ही नहीं। यहां देखो तो कितने कायरल सेंटर हैं? दो। तो यहां पर कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे? 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 2 is equals to 4। यानी कि ये जो इराइथ्रोज है, इराइथ्रोज का 4 तरह का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो सकता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखें, राइबोज में 1 2 3 कायरल सेंटर है, तो 2 to the power 3 is equals to 8, यानी कि इसका 8 आइसोमर हो सकता है। यहां पर कितना बच्चों? 1 2 3 4, तो 2 to the power 4 is equals to कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का 16 तरह का आइसोमर हो सकता है। फ्रुक्टोज का कितना हो सकता है? 3 कायरल सेंटर है, 2 to the power 3 is equals to 8 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो सकता है। तो शायद बच्चों आप लोग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के बारे में समझ चुके हो। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने ये एग्जांपल लिख रखा था यहाँ पर, इस एग्जांपल के कंप्लीट होने के बाद आप लोग नीचे पॉइंट करके लिखो, नीचे पॉइंट करके लिखना, इट इज ऑब्जर्व दैट इन each monosaccharide there are some chiral centers in it. In each monosaccharide there are some chiral centers in it, due to which the compound becomes optically active, and it can have more than one various optical isomers. It can have more than one various optical isomers. ओके, तो अब जो है आप लोग यहां से यहां नोट के रूप में लिख लो। एक तो ये वाला नोट लिख लेना कि कायरल कार्बन होता क्या है, कहीं पर लिख लो, बॉर्डर के ऊपर भी लिख सकते हो, और ये भी वहीं पर नोट लिख लेना, दूसरा नोट देकर, मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बराबर 2 to the power n होता है। ये भी वहीं पर लिख लो या फिर किसी बॉर्डर के ऊपर लिख लो। अब आप लोग एक एग्जाम्पल के साथ इन बातों को समझो, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज को ही एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। आप लोग ध्यान से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखो तो आप लोग पाओगे कि यहां पर 1 2 3 और ये 4 कायरल सेंटर्स हैं। ये कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि सेम टाइप का चीज है। इस वजह से हम लोग देखते हैं ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर है। तो 4 कायरल सेंटर होने के वजह से मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्टिकल isomers of glucose
इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। यानी कि ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर होने के वजह से ग्लूकोज का कुल मिलाकर 16 तरह का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो सकता है। कैसे कैसे होता है? दरअसल कि यहां पर जो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि जैसे आप लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करोगे तो सिर्फ ये याद नहीं करना है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, इसमें इस तरह से OH है, H है, OH है। सिर्फ ये याद नहीं करना है, ये भी याद करना है आप लोगों को कि H किधर है, OH किधर है, H किधर है, OH किधर है, H किधर है, OH किधर है। क्योंकि अगर एक का भी जगह आप लोग बदल देते हो, उलट देते हो, तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। इस वजह से आप लोग इनको पलट नहीं सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का है। अगर हम लोग किसी भी कायरल सेंटर के अबाउट जो ग्रुप है उसके रिलेटिव पोजीशन को बदलेंगे तो ये कंपाउंड ग्लूकोज से बदलकर कुछ और हो जाएगा। और इस तरह से बदल कर हम लोग कुल मिलाकर कितना तरह का कंपाउंड या स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? 16 तरह का। यानी कि ग्लूकोज का कुल मिलाकर 16 तरह का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, जो कि एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर भी कहलाएगा। नेचुरली जो बृहद पैमाने पर ग्लूकोज का अलग अलग आइसोमर होता है उन्हें आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो वो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि ये जो एल्डिहाइड का पोजीशन है CHO वो हम लोग उधर ही रहने दिए। ये जो पहला कायरल सेंटर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पहला कायरल सेंटर का OH और H का रिलेटिव पोजीशन हम लोगों ने नहीं बदला। दूसरा जो कायरल सेंटर है उस दूसरे कायरल सेंटर के भी H और OH के रिलेटिव पोजीशन को नहीं बदला। ये जो तीसरा कायरल सेंटर है इसके रिलेटिव पोजीशन को मान लो हम लोग बदल देते हैं। यहां पर ग्लूकोज में OH इधर था, H इधर था। अगर हम लोग H इधर रख लेते हैं और OH को इस साइड कर देते हैं और चौथा वाला जो है उसे उसी तरह रख देते हैं जैसा कि ग्लूकोज में था, तो हम लोग क्या पाते हैं कि अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड है, देखने को तो ये ग्लूकोज के तरह ही लगता है, लेकिन क्या हम लोग इसे ग्लूकोज बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ग्लूकोज है ही नहीं। इसका सारा प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग होता है। और वो जो है इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज डी गैलेक्टोज। ओके स्टूडेंट, तो ये गैलेक्टोज है। ऐसे और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये एल्डिहाइड को अपनी जगह पर रख दिए, हम लोग पहले ही कार्बन के रिलेटिव पोजीशन को बदल देते हैं। जैसे ये C था, इधर में H और इधर में बच्चों हम लोग क्या रख दिए? OH। यहां पर कार्बन है, इधर जैसा था वैसा ही रहने दिए H, और इस साइड बच्चों क्या था ग्लूकोज में? OH। तीसरा था उसे भी वैसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया, OH और H। चौथा को भी वैसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया जैसा ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड दिखता है ग्लूकोज के तरह, लेकिन इसमें अंतर है, और ये कंपाउंड का नाम होता है डी मैनोज। आप लोग याद भी कर सकते हो, मैन का नोज, MANNNOSE। ओके, ये डी मैनोज है, तो आदमी का नाक के रूप में भी रख सकते हो, डबल N नहीं भी लिख सकते हो, सिंगल N भी लिखो। तो ये बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो क्या देखा कि ये कायरल कार्बन के वजह से ग्लूकोज का 16 तरह का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, लेकिन 16 वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। उन सबों में से नेचुरली जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो हम लोग यहाँ पर लिखे, और इन्हें मैं याद किया हुआ। आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा कि ग्लूकोज में पहला H इधर, दूसरे में OH इधर, बाकी में HH इधर, यानी कि इसमें एक OH उधर है। ये जो गैलेक्टोज है उसमें दूसरा तीसरा वाला का OH उधर है। ध्यान से देखो और आप लोग याद भी कर सकते हो, अभी याद भी कर लो। अब मैनोज में पहला और दूसरा वाला OH उस साइड है। यहाँ पर पहला दूसरा आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये कार्बन जो है दिस इज सेकेंड कार्बन। जब नंबरिंग करोगे तो 1 यहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग बोलोगे थर्ड कार्बन पर OH उस साइड तो ग्लूकोज, थर्ड और फोर्थ पर OH उस साइड तो क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज, और सेकेंड और थर्ड पर OH उस साइड तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? मैनोज। तो आप लोग इन तीनों को तो कम से कम याद कर ही सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं
कि वो जो 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर था, उन 16 को अगर हाफ कर दें तो वो 8 में कन्वर्ट हो जाता है। 8 करने का मतलब, जब हम लोग पढ़े थे वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो वहां पर एक और टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड इनांसियोमर। तो यहां पर मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं कि क्या होता है इनांसियोमर। जैसे कि ये मैंने यहां पर बनाया, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऐसे तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इन इट। और इसी का जो मिरर इमेज होगा, इसी का मिरर इमेज CHO, तो यहां पर OH इस साइड आ जाएगा, H इस साइड, और CH2OH इस साइड आ जाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड देखने को तो एक जैसा लगता है, बल्कि लेकिन ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से अलग है, और ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। तो इन दोनों को हम लोग एक दूसरे का इनांसियोमर भी बोलते हैं। इनांसियोमर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुआ? द टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनांसियोमर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि किसी कंपाउंड का दो ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, एक ही कंपाउंड का होना चाहिए, एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए। और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का कहना यह होता है कि जैसे ये फिगर और ये फिगर, आप गौर करो, ये दोनों सुपर इंपोजेबल है, क्योंकि इसको उठाकर जब हम लोग यहां पर रखेंगे तो अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ जाएगा। लेकिन ये फिगर और ये फिगर, ये भी सुपर इंपोजेबल है। अब बात करते हैं ये फिगर और ये फिगर, आप लोग गौर करो, ये दोनों सुपर इंपोजेबल नहीं है। यहां पर जैसे आईना रखेंगे तो हम लोग को सामने ऐसा दिखेगा, और ये वाला स्थिति उठाकर जब हम लोग इसको यहां पर रखेंगे तो अंगूठा उस तरफ चला जाएगा। तो क्या इसको पूरी तरह से ढक रहा है? नहीं। तो दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सुपर इंपोजेबल। आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं मैं, तो यहां ध्यान से देखना कि सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल कहने का मतलब कि जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर नॉन सुपर इंपोजेबल है क्योंकि उठा के ऐसे रखेंगे तो इंपोज नहीं कर रहा है, और ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर इंपोजेबल है। वैसे ही क्या इस स्ट्रक्चर को उठाकर इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरह से ढकेगा? नहीं ढकेगा, H के नीचे OH आ जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल है। फिर से एक बार सुनो कि दी टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, यानी कि दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर किसी कंपाउंड का जो कि एक दूसरे का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, यानी कि उठा के रखें तो नहीं ढके, उन दोनों को हम लोग नाम देंगे एक दूसरे का इनांसियोमर। इनांसियोमर का बहुत सारा खासियत होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द टू इनांसियोमर्स रोटेट प्लेन पोलर लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन इक्वल एक्सटेंट। यानी कि ये भी प्लेन पोलर लाइट को घुमाएगा, ये भी घुमाएगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा। ये अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है प्लेन पोलर लाइट को, तो इसके थ्रू प्लेन पोलर लाइट पास करने पर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन इक्वल एक्सटेंट में। ये अगर 32 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये पक्का 32 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और बाकी कोई भी प्रॉपर्टी दो इनांसियोमर का अलग नहीं होता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बराबर इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बराबर इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका कलर इसका कलर, इसका डेंसिटी इसका डेंसिटी, मतलब हर चीज दो इनांसियोमर हर मामले में सेम रहता है। सिर्फ एक मामला जो रहता है दो इनांसियोमर का अलग होता है, वो ये कि दोनों प्लेन पोलर लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाता है, और वो भी बराबर मात्रा में। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये जानो इसका क्या सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, सिमिलर नहीं, सेम अंतर होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि दो इनांसियोमर का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो होगा, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन वो नहीं होगा। इन चीजों के बारे में हम लोग 11th में देखे थे। अब उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मैंने यहाँ पर बताया 2 to the power 4, यानी 4 क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यानी कि कुल मिलाकर 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इसका हो सकता है। तो उन 16 को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यानी क्यों 8? तो एक ग्लूकोज और एक इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, एक ग्लूकोज और एक इसका मिरर इमेज, यानी कि एक इसका इनांसियोमर। तो यानी कि 2 गो तो यही हो गया, ये जोड़ा में गैलेक्टोज भी 2 गो होगा, मैनोज भी 2 गो होगा, तो 6 तो यही हो गया। यानी कि इस 16 में 6 तो मैंने यहीं पर लिख दिया, और बाकी सब और होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये डी का क्या मतलब है। ये डी जो है वो क्या है। डी के बारे में समझाने के पहले कुछ बात आपके कॉपी में लिखवा देता हूं।
तो वो जो पहले एग्जाम्पल लिखा था उसके बाद 2 नोट लिखा था, उन दोनों नोट्स के लिखने के बाद फिर से आप लोग एग्जाम्पल देकर लिखो। एग्जाम्पल देकर लिखना है, इफ वी कंसिडर ग्लूकोज, then it have total 4 chiral carbons in it, so that it can have maximum, अब आप लोग लिखो, लगातार ही लिखते चले जाना, 2 to the power 4 equals to 16, 2 to the power 4 equals to 16 optically active isomers among which the 3 widely distributed naturally abundant isomers of glucose are written as जो यहां पर अभी मैंने मिटाया कि डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज और डी मैनोज, तो उन वो वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को यहां पर कॉपी में लिखना है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि डी क्या था यहां पर। तो ये जो 11th में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं इनांसियोमर का जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 11th में पढ़ते हैं, तो वहां पर 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसको डीएल नोटेशन दिया जाता है, और एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसे आरएस नोटेशन दिया जाता है। आरएस नोटेशन के बारे में मैं कभी और बताऊंगा आप लोगों को, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनांसियोमर्स। ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअली डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि हम लोग किसी इनांसियोमर को किसी स्टैंडर्ड के रूप में देते हैं, और यहां पर इनांसियोमर्स के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड को लेते हैं। ये जो कंपाउंड है, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसमें देखो यहाँ कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम होता है DGLYCERAL DHYD। ओके स्टूडेंट, दिस इज व्हाट डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसी का जो मिरर इमेज होगा, वो मिरर इमेज क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये CHO तो ऐसे ही रहेगा, ये H इस साइड चला जाएगा और OH जो है वो इस साइड चला आएगा, है कि नहीं, और नीचे तो CH2OH ऐसे ही रहेगा। इस वाले इनांसियोमर को हम लोग नाम देते हैं एल ग्लिसरॉल डिहाइड। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप लोग जान लो, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल डेक्स्ट्रो या लीवो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज रोटेशन को स्मॉल डी से, और लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को स्मॉल एल से दर्शाते हैं। यहाँ डी और एल को, स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये शुरू से एक चला आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन के डी और एल कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है, जो कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, तो वाजिब है, इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग भी नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग याद कर लेते हैं, दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जो है किसी और इनांसियोमर को एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे, तो वो भी आप लोग ध्यान से देखो। जैसे हम लोग कोई एक मोनोसैकेराइड ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर मोनोसैकेराइड ले रहे हैं ग्लूकोज। ओके, तो आप लोग बताओ तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने याद कर रखा है तो आप लोग देखो तो मैं सही लिख रहा हूं या गलत। यहाँ पर H की OH, ओके, यहाँ OH बच्चों, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ H, सही है या नहीं, ये बताओ क्या था। दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज, सही है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, और भी एग्जांपल्स के लिए ये सारा चीज लिख रहा हूं। यहाँ पर ये CH2OH, ये है इस तरह से C डबल बॉन्ड O। इसके बाद आप लोगों को अगर याद हो
तो ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या बात होती है, ये CH2OH, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली हम लोग याद करने के लिए बार बार मैं क्यों लिखवाता हूं सारे स्ट्रक्चर्स को, मेरा सोच सिर्फ यही बनता है कि अगर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बार बार लिखे तो वो आसानी से याद भी होता चला जाता है। तो अगर आप लोग बताओ यहाँ पर कि मैनोज का स्ट्रक्चर क्या था, तो मैनोज के स्ट्रक्चर में, मैनोज याद है ना, जिसमें आदमी का नाक होता था, तो अगर नाक की बात है इसलिए जरूर इसे याद करो आप लोग। तो ये जो है मैनोज का स्ट्रक्चर है। ओके, एक ही एन होता है। इसी तरह से CHO और 1 2 3 4 और इधर में लिख दिया मैंने CH2OH जो है बेकार, तो इधर में क्या लिख देता हूं, OH H H OH H OH OH और ये H, दिस इज द कंपाउंड नेम्ड गैलेक्टोज, GLACTOSE। बार बार लिख रहा हूं इसलिए आप लोगों के लिए, मुझे याद है, मुझे नहीं याद करना है। इराइथ्रोज का स्ट्रक्चर बताओ तो बच्चों क्या होता था, CHO, यहां पर H, यहां H, ये OH OH, ये CH2OH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ERYTHROSE। ओके स्टूडेंट, दिस कंपाउंड इज इराइथ्रोज। इसी तरह राइबोज का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो बता दें कृपया। यहां पर इराइथ्रोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2OH OH 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 H H H, तो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली राइबोज, दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट, वेयर, दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन RNA। DNA RNA का खेल अभी देख रहे हो, कोरोना वायरस, कोरोना काल, बड़ा घबराहट, बहुत आप लोगों को बड़ा घबराहट, सॉरी। तो चलो यहां ध्यान से देखो, हम लोग बात कर रहे थे D और L का, कि कहां पर हम लोग D इस्तेमाल करते हैं और कहां पर हम लोग L इस्तेमाल करते हैं। तो एक मामूली सा टर्म है, ध्यान से देखना, तुरंत से सीख जाओगे। जैसे इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, लेकिन इस कंपाउंड के नाम के आगे हम लोग D लगाएंगे या L लगाएंगे तो वो हम लोग रिलेट करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से, D या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से। और ये जो है बच्चों ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को काम करना है। गड़बड़ हो जा रहा है लाइनिंग, पता नहीं क्यों, प्रैक्टिस टूट गया है, तो खैर जो भी है, तो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में करना है। जब ग्लूकोज है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये ग्लूकोज जो है इधर में D लगाएंगे या L लगाएंगे तो आप रिलेट करोगे कौन सा हिस्सा, तो लास्ट 2 कार्बन, अंतिम का 2 कार्बन, ये अंतिम का 2 कार्बन है, नीचे का 2 कार्बन, नीचे के 2 कार्बन को ध्यान से देखना रे बच्चा, यहां नीचे का 2 कार्बन है, इधर 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 इधर, इतना सा सिर्फ देखना है, पूरा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला हिस्सा आप देखो, इसके नीचे के 2 कार्बन में किससे मैच कर रहा है, D ग्लिसरॉल्डिहाइड से या L ग्लिसरॉल्डिहाइड से। आप गौर करो, ये वाले हिस्से में नीचे के 2 कार्बन में H इधर है, OH उधर है, कहां है कहां है कहां है, खोजो खोजो खोजो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो H इधर है, OH उधर है, तो यहां दिख रहा होगा H इधर OH इधर, इसमें तो OH इधर है, इसमें H इधर है OH इधर है, H इधर OH इधर, तो ये वाला चीज से ये मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग यहां नाम दे देंगे D। हो सकता है आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन इसी अजीब चीज को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, और इस केमिस्ट्री को में अगर बायोलॉजी घुस जाए तब तो बाय अजीबी का कोई लेवल नहीं क्रॉस, लेवल क्रॉस हो जाता है क्या। तो चलो यहां देखते हैं फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज में ऊपर ताकना है क्या, क्यों ऊपर ताक रहे हो रे भैया, नीचे देखे, चरणों में सौगंध, सॉरी मतलब चरणों में वो है जो भी है। तो चलो चरणों के पास आते हैं, मतलब नीचे के 2 कार्बन को अगर हम लोग देख लेते हैं तो नीचे का ये 2 कार्बन वाला हिस्सा देखने पर H इधर है OH इधर है, तो H इधर OH उधर, तो H इधर OH इधर, H इधर OH इधर, H इधर OH इधर, किससे मैच कर रहा है, D से, तो D से। इसमें भी देखो नीचे का कार्बन
नीचे का कार्बन कौन सा, 2 कार्बन, सिर्फ 2 कार्बन। नीचे का कार्बन कौन सा कार्बन, सिर्फ 2 कार्बन। नीचे का कार्बन कौन सा कार्बन, सिर्फ 2 कार्बन। तो नीचे का कोई 2 कार्बन देख रहे हैं, इसमें H इधर OH उधर, H इधर OH उधर, तो यहाँ डी राइबोज होगा, H इधर OH डी राइथ्रोज होगा, H इधर OH उधर डी मैनोज होगा, H इधर OH डी गैलेक्टोज होगा। मेरे ख्याल से डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखना समझ गए होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन करोगे भैया एक भी एल का एग्जांपल तो देवे नहीं किए, सब तो डीए वाला एग्जांपल है, एल वाला एग्जांपल कहाँ दिया, देंगे देंगे देंगे, घबराना नहीं है। बस सबसे पहले आप लोग लिख लो कि हेडिंग देके लिख लेना, डी एंड एल नोटेशन, इस तरह से लिखना बच्चों, डी एंड एल नोटेशन, डी एंड एल NOTATION, डी एल हेडिंग था ये, डी एल एंड एल नोटेशन फॉर मोनोसेक्राइड्स। इस हेडिंग के नीचे लिखो any of the monosaccharide can be configured ब्रैकेट में लिखना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिखना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट बंद करो, एज डी और एल, एज डी डैश दे देना, एज कैपिटल है हर जगह, एज डी और एल फिर डैश कैपिटल लिखना, एज डी और एल on the basis of enantiomeric configuration, on the basis of enantiomeric configuration, on the basis of enantiomeric configuration of D-glyceraldehyde, on the basis of enantiomeric configuration of D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde as, तो आप लोगों को ये 2 फिगर वहां पर लिखना है, ये दोनों फिगर और उसके नीचे ये। ओके स्टूडेंट, ये दोनों फिगर लिखने के बाद अब आप लोग नीचे पॉइंट करके लिखो, टू कॉन्फ़िगर एनी पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड, टू कॉन्फ़िगर एनी पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड we relate the bottom 2 carbon atoms, नीचे का 2 कार्बन एटम, we relate the bottom 2 carbon atoms of the Fischer projection formula of the FISCHER, फिस्चर FISCHER, मछली खाना मना है रे भैया, फिस्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला of that particular monosaccharide with the configuration of glyceraldehyde, with configuration of glyceraldehyde and give it notation as D or L, and give it notation as D or L। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया और वो नया शब्द था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम लोग इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड को नहीं लिखे थे, तो इस तरह से लिखने के बजाय इस कायरल सेंटर को क्रॉस से अगर हम लोग दिखाते हैं इस प्लस साइन से, तो ये कायरल सेंटर जहां जहां है ना, तो ये कट पॉइंट जो है ये कायरल सेंटर को दर्शा रहा है। तो इस तरह से अगर किसी कंपाउंड को हम लोग दर्शाते हैं तो वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। और अगर इसे डिटेल में मैं बता दूं तो डिटेल में क्या होता है, यहाँ इमेजिन करते हैं चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वाजिब है ये प्लानर तो होगा नहीं, ये 3 डायमेंशनल है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन में 2 ग्रुप है दे आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन, यानी कि प्लेन के नीचे है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है यानी कि OH ऊपर है और H ऊपर है, ये OH ऊपर है और H ऊपर है, ये CHO नीचे है, ये CH2H नीचे। यहाँ पर भी जो वर्टिकल लाइन में दैट इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है दैट इज प्रेजेंट अबव द प्लेन। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका मात्र है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे एग्जांपल्स लिखो और इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखो
राइट द एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन है राइट द एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग देखो CHO, और अगर फास्ट लिखोगे, बार बार लिखोगे तो याद भी होता चला जाएगा। यहां पर है क्या OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। जब हम लोग इसके मिरर इमेज की बात करें, जब इसी का एनांसोमर लिख रहे हैं, ये जो है ये क्या था बच्चों, ये डी ग्लूकोज था, है या नहीं। अब इसी का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, CHO। ठीक है, ध्यान से कुछ गड़बड़ी नहीं करना। यहां CH2OH, ये OH इस तरफ आ जाएगा, है कि नहीं, मिरर इमेज में OH, H, H, OH, OH, H, OH और H, सही है ना। तो और यहां पर जो है दिस इज एल ग्लूकोज, इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, एल ग्लूकोज। अब क्यों इसे एल देते हैं तो वो भी ध्यान से देखो कि ये जो था, इसे जब हम लोग बॉटम 2 कार्बन को मैच कराते हैं तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है या एल से, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, इसीलिए इसके नाम के आगे हम लोग डी लगाते हैं। लेकिन इस वाले ग्लूकोज के बॉटम 2 कार्बन को अगर आप देखो तो बॉटम 2 कार्बन एटम जो है, इसमें ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है या एल से, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। याद करो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऐसा था कुछ, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H और ये CH2OH। तो ये बॉटम 2 कार्बन एटम जिसमें H उधर था, OH इधर था, H इधर, OH इधर, तो ये चूंकि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है इसलिए हम लोग इसे एल ग्लूकोज बोलेंगे। इसी तरह से जैसे अगर आपको बोले राइबोस का एल कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं तो आप राइबोस का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, OH, 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 H, 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 CH2OH, दिस इज व्हाट, दिस इज डी राइबोस, है या नहीं। अब इसी का मिरर इमेज अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, ये उलट जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों OH, और H जो है वो किधर आ जाएगा, इस साइड। तो ये जो बन जाएगा दिस विल बिकम एल राइबोस। शायद आप लोग समझ गए होंगे। ये गलती नहीं करना कि डी राइबोस में H, OH इधर था, सिर्फ नीचे का बॉटम 2 कार्बन को उलट देंगे। अगर आप इसको उलट दोगे तो चीजें बदल जाएगा। अगर किसी कंपाउंड का एल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सीधा उसका मिरर इमेज कर दो, तो नीचे के 2 कार्बन के साथ साथ ऊपर का भी सारा ग्रुप उलट जाना चाहिए, तभी वो कंपाउंड वही रहेगा, नहीं तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत में मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच और अपने उन सारे लोगों के बीच जिन्हें कोई काम नहीं है, सिर्फ मोबाइल पर अपना जीबी पास करना है, तो उन्हें भी जरूर से शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ मेरे चैनल को, कि मैं और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को कई तरह से सपोर्ट कर सकूं। इसी बात को मैं दूसरे भाषा में बोल रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुनना कि आप लोगों में से हर एक व्यक्ति को मेरे चैनल पर कम से कम 100 सब्सक्रिप्शन लाना है। कैसे लाओगे वो आप लोग जानो, अदरवाइज आज की रात आप लोगों के लिए बहुत कष्टप्रद होने वाली है, क्योंकि ये मैसेज आप लोगों को मिनिमम 5 लोगों के सामने पेश करना है, अदरवाइज हनुमान जी का प्रकोप वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं मजाक कर रहा था, और ये वाला कट करके किसी को मत दिखा देना और वीडियो वायरल मत करवा देना। ओके स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं था, ध्यान से रखो और समझो।